Good evening everyone and welcome to Creatrix channel my friends. We are live in the Lakshya batch for Power Electronics GATE 2022 और आज बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की स्टडी को आगे बढ़ाने वाले हैं। कल मैंने आपको समझा दिया था सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर और उसके बाद बता दिया था ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर का ऑपरेशन और वेवफॉर्म तक हमने कवर कर लिया था और उसके पैरामीटर्स पे हम आज बात करने वाले हैं बच्चों। तो तैयार हो जाओ यार, एक और शानदार जानदार जबरदस्त सेशन के लिए, बहुत मजा आने वाला है। So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फीलिंग जो इस चैनल पे प्रेजेंट हर एजुकेटर की है आप लोगों के लिए कि हमारे स्टूडेंट्स को हमें सबसे आगे रखना है। दे शुड नॉट बी बिहाइंड एनीबडी एल्स, किसी से पीछे नहीं रहने चाहिए, हमेशा सबसे आगे। और इसी के लिए बेटा इतने सारे इनिशिएटिव, इतनी सारी मेहनत आप लोगों के साथ हम लोग करते हैं ताकि आप लोग कहीं पीछे ना रह जाओ। और जो हम मेहनत करते हैं वो सिर्फ YouTube के माध्यम से नहीं करते हैं, और कहां से करते हैं, अनअकैडमी ऐप के थ्रू। तो अगर आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो तो आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव देख सकते हो, सिर्फ उसे अनलॉक करने की देरी है यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, अदर देन दैट बेटा देखो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपको यहां पे मिल जाती हैं। इस लिंक को आप ब्राउजर में अगर डालेंगे और फिर अपकमिंग पे क्लिक करोगे ना, तो अपकमिंग के अंदर वो क्लासेस मिलेंगी जो आगे होने वाली हैं, और जो पहले हो चुकी हैं वो भी आपको अलग अलग फोल्डर में वेल अरेंज फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो बेटा। यहां पे क्या फायदा होता है, यहां सारे टीचर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं जो आपका कोर्स भी कवर कराते हैं, रिवीजन भी कराते हैं। और अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे मैं आपको डेली असाइनमेंट देता हूं, इसके अलावा आपका टेस्ट लेता हूं हर संडे को, क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है अनअकैडमी की तरफ से, आपके मैं सारे डाउट सॉल्व करता हूं प्लस पे डेली लाइव शाम को 5 बजे। ठीक है, अदर देन दिस बेटा एक सब्सक्रिप्शन में गेट कवर होता है, ESE कवर होता है, PSU कवर होता है, असिस्टेंट इंजीनियर कवर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। बट जो बच्चे और आगे जाने की उम्मीद रखते हैं वो आइकॉनिक के लिए जाते हैं, वहां पे ये सबके साथ एक पर्सनल कोच मिलता है जो आपको सेल्फ स्टडी का डेली टारगेट देगा, आपका प्लान बनवाएगा और ये मेक श्योर करेगा कि कभी भी आप रास्ते से भटके ना। टीचर्स आपको गाइड करेंगे, आपकी क्वेरीज लेंगे इन स्टडी बूस्टर सेशन। टेस्ट के एनालिसिस में आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, सेक्शन बाय सेक्शन एनालिसिस दिया जाएगा, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, और सबसे बड़ी बात है एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो सारे डाउट्स आपके क्लियर करती है। तो यहां पे बच्चों अगर आप कोड लगाते हो ना अंकित ESE, तो आपको इमीडिएट मिलता है 10% डिस्काउंट। मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाते हो, जिसके बाद आई पर्सनली गाइड यू रिलेटेड टू ईच एंड एवरी इशू दैट यू फेस। अदर देन दैट बेटा अभी ये बैच हमारा आज ही से स्टार्ट हुआ है। आदित्य सर ने कंट्रोल स्टार्ट किया सुबह 10 बजे, तो अगर आदित्य सर से पढ़ना चाहते हो तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। इस बैच के अंदर आपका फुल सिलेबस कराया जाएगा बाय ऑल टॉप एजुकेटर्स। अदर देन दैट बेटा मेरा मशीन्स का कोर्स आने वाला है, मोर देन 160 आवर्स का कंटेंट होगा। इसमें डेली असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, हर संडे टेस्ट होगा, सारे डाउट्स आंसर होंगे। एक हफ्ते बाद ये स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वेडनेसडे से। और बेटा इस संडे हो रहा है मेगा कॉम्बैट, जहां ना सिर्फ आप जीत सकते हो स्कॉलरशिप, बल्कि आप जीत सकते हो 500 लकी विनर्स जीत सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट। ठीक है, तो इसमें एनरोल करना ना भूलें और एनरोल करते वक्त कोड लगा दें अंकित ESE। अदर देन दैट बेटा आप लोगों की डिमांड के बेसिस पे हम लोगों ने डिले कर दिया है प्राइस हाइक, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अभी भी एट द मिनिमम प्राइस यूजिंग अंकित ESE। आज ज्वाइन करोगे तो देखो 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्लस 3 मंथ्स का आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अदर देन दैट 4 मंथ्स का मिलेगा 24 मंथ्स पे और 6 मंथ्स का मिलेगा आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो बेटा इससे बेहतर ऑफर नहीं आ सकता जहां गेट रैंक के साथ साथ प्लेसमेंट भी
हो जाएगा। और अंकित ईएससी कोड से अगर ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर फीस वुड बी 27,225, 18 मंथ्स होगा 34,650, 2 ईयर 39,600। मैं सजेस्ट करूंगा बेटा 2 ईयर्स के लिए जाना। पर मंथ फीस मिनिमम है, जिसको आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की सुविधा भी ले सकते हो। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। तो बेटा गो फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। कोमल बेटा मेरी मशीन की क्वेश्चन सीरीज देख लो, वहां से डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। चलो आ जाते हैं। अब बच्चों देखो, कल हम लोगों ने क्या क्या डिराइव कर लिया था, मैं आपको बताता हूं। कल हम लोगों ने डिराइव किया था जो भी, दैट वाज फॉर हाईली इंडक्टिव लोड। करेक्ट, हाईली इंडक्टिव लोड की हम बात कर रहे थे। हाईली इंडक्टिव लोड जिसके अंदर की हम मानते हैं आई नॉट इज कांस्टेंट। तो इसके अंदर क्या क्या मैंने आपको डिराइव करा दिया था। मैंने आपको डिराइव करा दिया था कि भाई थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल है पाई। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज थी Vm, सर्किट टर्न ऑफ टाइम हमने निकाल लिया था पाई माइनस अल्फा बाय ओमेगा। इसके अलावा हमने बता दिया था V नॉट एवरेज 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा। करेक्ट, इतनी चीजें निकल चुकी थी भाई। अब बच्चों अगर मैं यहां पे RMS निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे RMS निकालूं तो मैं RMS की बात करता हूं 1/पाई अल्फा से पाई प्लस अल्फा Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। रूट में। ठीक है, अब बेटा Vm तो बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 का इंटीग्रेशन पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा कॉस 2 ओमेगा टी माइनस हाफ साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 ओमेगा टी में लिमिट डालोगे 2 पाई प्लस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा। ठीक है, अब देखो यार, साइन 2 पाई प्लस 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा बराबर होता है। ठीक है, साइन 2 पाई प्लस 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा बराबर होता है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से वैल्यू बनेगी Vm बाय रूट 2। दैट इज बेसिकली आउटपुट RMS। दैट इज बेसिकली आउटपुट RMS। यहां तक बात क्लियर हो गई भाई। अभी बेटा लेक्चर पे फोकस करो, जनरल क्वेरीज का टाइम बाद में लेंगे। ठीक है, पहले जो चीज पढ़ाई जा रही है उस पर ध्यान दो। सब लोग अपनी अपनी क्वेरी तो तुम लोग लेके बैठ जाते हो। चलो, ये आ गया भैया V नॉट RMS, यानी कि जो RMS आउटपुट वोल्टेज है दैट इज सेम एज द सोर्स वोल्टेज। सो RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज सेम एज सोर्स वोल्टेज। अब बेटा एक चीज देखो, मैंने आपको रेक्टिफायर के अंदर एक बात बहुत अच्छे से पढ़ाई है। वो क्या सर? मैंने ये पढ़ाया है कि फॉर एवरेज करंट इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि डीसी में इंडक्टर का कोई काम नहीं होता। तो मैं कहता हूं जो आपका आई नॉट कॉन्स्टेंट आया था ना, वो होगा कितना? V नॉट एवरेज बाई R 2Vm बाई पाई कॉस अल्फा ओवर R। ठीक है, ये होगा। अब बेटा एक सिंपल सी चीज समझो, आपने ये बोला आई नॉट कांस्टेंट है। मैंने आपको हमेशा एक चीज के लिए गाइड किया है बेटा, अगर वोल्टेज या करंट में से कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए तो पावर के लिए दूसरे का एवरेज लिया जाता है।
या तो ऐसा समझना मेरी बात को, पावर इज ऑलवेज कंप्यूटेड, पावर इज ऑलवेज कंप्यूटेड by considering same frequency component in V0 and I0। ठीक है, अब देखो since I0 is constant, I0 कांस्टेंट है यानी DC है, I0 अगर DC है, we must consider DC component और एवरेज ऑफ V0, DC कंपोनेंट और एवरेज ऑफ V0। तो बेटा एवरेज पावर होगी V0 एवरेज इंटू I0। सिंपल है, बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ बेटा कि V0 का एवरेज लेना पड़ेगा क्योंकि करंट कांस्टेंट है और दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी की टर्म लेते हैं, दैट इज व्हाई वी मस्ट टेक एवरेज ऑफ V0। अब बेटा एक चीज और समझना, चलो यहां तक तो हमें बातें क्लियर हैं कि मैंने ना कल आपको एक ग्राफ कराया था IS का, राइट, जिसमें शिफ्टेड स्क्वायर वेव आई थी हमारी। याद आ रहा है कुछ? ऐसा एक ग्राफ बना था हमारा। ये IS वर्सेस ओमेगा टी आया था। अब बच्चों मैंने आपको एक चीज बोला था कि फोरियर सीरीज रिवाइज करके आइएगा। कितने बच्चे फोरियर सीरीज का रिवीजन करके आए हैं? कितने बच्चे आज के लेक्चर में फोरियर सीरीज का रिवीजन करके आए हैं भाई? अगर करके आए हो तो इसकी फोरियर सीरीज भली भांति जानते होगे। मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिराइव कराया था, क्या था? n इक्वल टू 135 अप टू इंफिनिटी 4I0 बाय n पाई साइन n ओमेगा नॉट t माइनस अल्फा। मैंने बोला था ये स्क्वायर वेव वाली फोरियर सीरीज है जो कि अल्फा राइट शिफ्टेड है, इसीलिए राइट शिफ्टिंग की वजह से ओमेगा नॉट टी की जगह आ गया ओमेगा नॉट टी माइनस अल्फा, ओमेगा नॉट टी माइनस अल्फा। करेक्ट? करेक्ट बेटा, यही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को फोरियर सीरीज के अंदर कि शिफ्टेड स्क्वायर वेव की फोरियर सीरीज डायरेक्टली स्क्वायर वेव से आ जाती है बाय राइट शिफ्टिंग बाय एन एप्रोप्रिएट एंगल। अब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं सबसे पहली क्वांटिटी इज आरएमएस लोड करंट। अरे भैया लोड करंट तो कांस्टेंट है, लोड करंट तो कांस्टेंट है, तो I0 कह लो, उसे I0 एवरेज कह लो, उसे I0 RMS कह लो, बात तो बराबर ही पड़ने वाली है। कितना आएगा भाई ये? 2Vm बाय पाई आर कॉस ऑफ अल्फा, 2Vm बाय पाई आर कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों मैं कहता हूं कि फंडामेंटल करंट मुझे बताइए। मैं कहता हूं आप मुझे फंडामेंटल करंट बताओ। सुनते जाना भाई ध्यान से, फंडामेंटल करंट बताओ। आप कहोगे सर फोरियर सीरीज से लिख देंगे n की वैल्यू को 1 लेके, समझ रहे हो, n की वैल्यू को 1 लेके साइन ओमेगा नॉट टी माइनस अल्फा, ये लिख दिया जी आपने, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं कहूं इसका आरएमएस बताओ तो आप कहेंगे 4I0 एम्पलीट्यूड बाय रूट 2, साइनोसोइडल फंक्शन का यही फंडा है, 2 रूट 2 बाय पाई
आई नॉट। अब यहां पे मैं कह सकता हूं मुझे डिस्टॉर्शन फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टॉर्शन फैक्टर। अब ये क्या होता है? डिस्टॉर्शन फैक्टर होता है बेटा टोटल आरएमएस बाय फंडामेंटल आरएमएस बाय टोटल आरएमएस। अब बेटा जब ये ग्राफ आप देखो, अगर आप ये ग्राफ देखो, ये स्क्वायर वेव है, तो अगर मैं आपसे कहूं आरएमएस सोर्स करंट, आरएमएस सोर्स करंट, तो ISRMS स्क्वायर वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वही उसका RMS भी होता है। स्क्वायर वेव का RMS वही होता है जो उसका एम्पलीट्यूड होता है। अब यहां पे बच्चों डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या आएगा? 2√2/π I नॉट ओवर I नॉट, दैट इज 0.9, ये आता है। अच्छा सर, इसके अलावा बच्चों और क्या निकाल सकते हो? अभी देखो, अभी लग रहा होगा कि बहुत सारे पैरामीटर मैं निकलवा रहा हूं। इसके अलावा अगला निकलता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब ये THD का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, बहुत सारे बच्चे तो भूल भी गए होंगे कि सर अब तो बहुत टाइम हो गया। तो यहां पे बेटा जब आप 2√2/π डालेंगे, जब आप 2√2/π डालेंगे तो ये आता है 48.43%। क्या आता है? 48.43%। ठीक है, ये THD आ गया। अब इसके बाद बेटा अगर मैं कहूं सप्लाई वोल्टेज, ध्यान से सुनना, सुनते चलो अभी तो, सप्लाई वोल्टेज ये कितनी है? Vm sin ओमेगा नॉट टी। ये तो साइनोसोइडल ही है ना, इसके अंदर और कोई फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, इसके अंदर और कोई फ्रीक्वेंसी होगी नहीं। अब बेटा अगर आप ध्यान से सोचो तो सप्लाई वोल्टेज में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है भाई? फंडामेंटल है। सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास? फंडामेंटल है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल है, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। अगर फंडामेंटल करंट और वोल्टेज के अंदर देखा जाए कितने का शिफ्ट है, कितने का शिफ्ट है? अल्फा का, तो कॉस अल्फा। समझे? देखो ना, फंडामेंटल करंट ओमेगा नॉट टी माइनस अल्फा, फंडामेंटल वोल्टेज ओमेगा नॉट टी, इनमें शिफ्ट कितने का? अल्फा का। तो फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आपका आएगा कॉस ऑफ अल्फा। क्या आएगा? कॉस ऑफ अल्फा। ये बात क्लियर हो गई? अब मैं अगले पे आता हूं बेटा, इनपुट पावर फैक्टर। इसमें आप ये कहते हो सर पावर बाय VSRMS ISRMS, करेक्ट। अब मैं कहता हूं भैया पावर जो होती है, या ये कह दो, हां अगर मैं पावर की ही बात करूं, पावर जो होती है वो सेम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से निकलती है। मैं कहता हूं पावर इज कंप्यूटेड बाय V and I ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अब आप जानते हैं भैया वोल्टेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? वोल्टेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल है। वोल्टेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल है। वोल्टेज ओनली कंटेन्स फंडामेंटल। ठीक है, इनपुट साइड की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो वी मस्ट कंसीडर फंडामेंटल करंट टू कंप्यूट पावर।
तो मैं कहता हूं भैया पावर क्या होगी, Vs RMS IS1 RMS और यहां पे FDF। FDF का मतलब होता है बेटा एक तरीके से फंडामेंटल पावर फैक्टर। फंडामेंटल पावर फैक्टर मैं आपको FDF ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। दिस इज फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर या फंडामेंटल पावर फैक्टर या फिर फंडामेंटल पावर फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VS1 एंड IS1। तो देखो जैसे इस केस में वोल्टेज का एंगल 0 दिख रहा है, करंट में अल्फा एंगल आ रहा है, तो इनके बीच का शिफ्ट है अल्फा, तो FDF होगा कॉस अल्फा। अगर इन दोनों के बीच का शिफ्ट है अल्फा तो FDF है मेरा कॉस अल्फा। तो अगर ये पावर हो गई तो मैं कहता हूं इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, ये होगा Vs RMS IS1 RMS FDF और नीचे आती है एपरेंट पावर। करेक्ट, एपरेंट पावर होती है Vs RMS IS RMS। तो बेटा Vs RMS तो कट ही गया ना, यहां पे क्या बच गया, IS1 RMS ओवर IS RMS इंटू FDF। तो ये होगा G डिस्टॉर्शन फैक्टर। देखो ये है गोल्डन फॉर्मूला इनपुट पावर फैक्टर का। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला भुलाए मत भूलना, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो अब यहां पे हमारे केस में कितना हो जाएगा, G अभी हमने निकाला है 2√2/पाई, FDF हमने निकाल दिया है कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, ये हो गया। मैं ना आपको कभी भी एंड रिजल्ट याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको वो चीजें याद रखनी है जो हर रेक्टिफायर में चल जाए। ये जो फॉर्मूला है ना, ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह चल सकता है। ये तब तक चलेगा टिल Vs इज साइनोसॉइड। जब तक आपकी सप्लाई साइनोसॉइडल है ना, तब तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जब तक सप्लाई आपकी वोल्टेज साइनोसॉइडल है तब तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तब तक ये फॉर्मूला चलेगा। ठीक भाई, समझ आया यहां तक बढ़िया तरीके से। अब देखो इसके अंदर एक कंसेप्ट और हम डिस्कस करते हैं, दैट इज वो कहलाता है क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या होता है, देखो अभी मैं आपको ना ये सारे फॉर्मूले समराइज करा दूंगा, बता भी दूंगा कैसे याद करना है। क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन। अब बेटा ये क्वाड्रेंट क्या होता है, यहां पे ना देखो हम एक प्लेन बनाते हैं बच्चों। प्लेन माने उड़ने वाला प्लेन नहीं, 2 डायमेंशनल प्लेन। वापस इंजीनियरिंग पे आ जाओ, कभी उड़ने ही लगे हो सीधे। ठीक है, अब ये जो प्लेन होता है ना, इसकी y एक्सिस होती है V0 और x एक्सिस होती है I0। अब मैं क्या कहता हूं बेटा, कभी कभी पावर फैक्टर वोल्टेज और कभी करंट का रेशो होता है। बेटा पावर फैक्टर का ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है। देखो 2 फॉर्मूले हैं पावर फैक्टर के सौरभ। एक तो ये फॉर्मूला है पावर ओवर Vs RMS इंटू IS RMS। यहां पे चाहो तो पावर आप ये भी लिख सकते हो V0 I0। ठीक है, चाहो तो पावर ये भी लिख सकते थे V0 I0, क्योंकि यही पावर है इनपुट और आउटपुट की। तो आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे V0 I0 बाय VSR ISR। अब ISR और I0 तो बराबर ही हैं, तो ये भी कट जाएंगे, तो V0 बाय VSR। लेकिन देखो ये वाला फॉर्मूला इनपुट पावर फैक्टर का यूनिवर्सल है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं है और ये वाला यूनिवर्सल है। ये 2 फॉर्मूले हैं जो हर जगह लग सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
लेकिन अब ये जो हमने निकाला ये तब तक सही है जब तक ISR और I नॉट वैलिड है। अगर मैं आपको लिखूं कि इनपुट पावर फैक्टर आपका एक और चीज आ रहा है V नॉट ओवर VSR, V नॉट इज इक्वल टू एवरेज वोल्टेज की बात हो रही है, ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है ओनली इफ सिंगल फेस फुल कन्वर्टर फॉर हाईली इंडक्टिव लोड। इट इज नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि यहां पे ये कंडीशन बहुत बड़ी है कि I नॉट इज इक्वल टू ISR इसके लिए। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप याद करो, ठीक है। मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप याद करो। आई वुड स्टिल से दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, हर सिचुएशन में चलते हैं, ठीक है भाई। चलो आ जाएं आगे। अब देखो बेटा यहां पे क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन में मैं क्या कहता हूं कि I नॉट कैन नॉट बी नेगेटिव, I नॉट कैन नॉट बी नेगेटिव एज SCR is an unidirectional switch, ठीक है। SCR एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। लेकिन बच्चे आप V नॉट बहुत अच्छे से जानते हो। V नॉट क्या है आपका? V नॉट है आपका 2Vm बाय पाई कॉस अल्फा। अब मैं कहता हूं अगर आप अल्फा ले लें 0 से 90 तो V नॉट इज ग्रेटर देन 0 और I नॉट तो पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब पावर इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर आप अल्फा ले लें 90 से 180, इन सच अ सिनेरियो बेटा V नॉट नेगेटिव आएगा लेकिन I नॉट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां पे पावर आ जाती है नेगेटिव। तो यहां पे मैं ये कह देता हूं मेरे बच्चों कि यहां पे ना ऑपरेशन दो क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहां पे पावर ग्रेटर देन 0 आती है, यहां पे पावर लेस देन 0 आती है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है AC से DC, ये रेक्टिफायर का काम कर रहा है, और इसका मतलब होता है DC से AC, माने कि इट इज एक्टिंग लाइक अ इन्वर्टर। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी जब 3 फेज कवर कर दूंगा कि रेक्टिफायर इन्वर्टर की तरह जब काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज दी लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर, लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर, ठीक है। समझ में आ गया भाई यहां तक? जल्दी से मुझे बताओ, ये क्वाड्रेंट वाला समझ आया? तो हम क्या कह सकते हैं, फुल कन्वर्टर, फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर, ये फुली कंट्रोल्ड चल रहा है ना, चारों डिवाइस SCR हैं। फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर कैन ऑपरेट in first and fourth quadrant। एक्चुअली क्या होता है ना यार, बहुत बार ऐसा होता है कि हम रेक्टिफायर से ना एक मोटर को जोड़ देते हैं। कौन सी मोटर? DC मोटर। तो हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर से DC मोटर चलाने लगते हैं। अब मैं कहता हूं पावर जब AC से DC जाएगी तो एक्चुअली मोटर के अंदर पावर जा रही है, दैट इज सेड टू बी मोटरिंग मोड, ठीक है। तो पावर जब AC से DC जाती है तो उसे कहते हैं हम मोटरिंग मोड। क्या कहते हैं? मोटरिंग मोड। लेकिन बच्चों जब पावर DC से AC जाने लगे तो यानी मोटर पावर ले नहीं रही, मोटर पावर वापस कर रही है, तब हम उसे कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। ये होता है बेटा। क्वेश्चन का भी समय आएगा, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन थोड़ी लेने लगूंगा हम, थोड़ा वेट करो यार, सब्र रखा करो, सब चीजें होंगी। अभी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, फिर क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। नहीं बेटा, इसको डुअल कन्वर्टर नहीं बोलते शुभम, डुअल कन्वर्टर चारों क्वाड्रेंट में चलता है, ठीक है। तो यहां पे दो ही पॉसिबिलिटी है,
यहां पे दो ही पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब जरा पॉइंट्स टू रिमेंबर पे आ जाएं क्या भाई, क्या क्या बातें याद रखने की हैं। आप लोगों का फेवरेट सेक्शन पॉइंट्स टू रिमेंबर, है ना, यही है आप लोगों का फेवरेट सेक्शन। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैं क्या कहता हूं भाई, आप लोग क्या क्या चीजें याद रखो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये ना मोस्ट कॉमनली आस्क्ड कन्वर्टर है, सबसे ज्यादा सवाल इसी से बने होंगे। अगर मैं रेक्टिफायर में टोटल निकालूं, ये होगा। अब बेटा ये तो कहने की बात ही नहीं है, मतलब ये तो मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि आई नॉट एवरेज इज वी नॉट एवरेज बाय आर, और ये आई नॉट जो है ना कांस्टेंट आता है, करेक्ट। अब देखो, मतलब आई नॉट एवरेज ये मत कहना सर, ये भी तो याद करना है, ठीक है। बस बेटा इतना याद करना होता है। सेकंड को तो मैं गिनूंगा नहीं कि याद करने वाली बात है, वो तो आप जानते हो लॉजिक कि इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है। मैं कहता हूं सिर्फ इतनी चीजें याद करनी है, सिर्फ इतनी चीजें। और पॉइंट्स टू रिमेंबर किसके हैं ये, फुल कन्वर्टर विद हाईली इंडक्टिव लोड, ठीक है। अच्छा सर, टीएचडी और डिस्टॉर्शन फैक्टर वगैरह याद नहीं करना? यार याद क्यों नहीं करना, बिल्कुल करना है। फिर तो सर आपने झूठ बोला। नहीं बेटा, मैं कहता हूं जनरल फॉर्मूला याद करो। देखो जैसे अब अगर मैं यहां से जी की बात करूं तो जी आप निकाल सकते हो। जी होता है फंडामेंटल आरएमएस बाय टोटल आरएमएस, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। रिजल्ट क्यों याद करना, ये तो डेफिनेशन है ना इसकी। फिर मैं कहूं सर टीएचडी, टीएचडी याद कर लूं क्या सर? बेटा मैं तो रिकमेंड नहीं करता, याद करना है तो कर लो, अब वो आपकी इच्छा है। ये भी यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अच्छा सर, फिर तो एक काम करता हूं, इनपुट पावर फैक्टर तो ना करके ही चला जाता हूं, ये बड़ा काम वाला फॉर्मूला लग रहा है। अगेन बेटा इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आप एग्जाम में डिराइव कर सकते हो। इनको रटना क्यों है, इनको रटना क्यों है भाई, ठीक है। और इनपुट पावर फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है, रियल पावर। यहां पे बेटा सोर्स की पावर और आउटपुट की पावर बराबर होती है, एनर्जी कंजर्वेशन, कोई लॉसेस नहीं होते, ओवर वी एस आर एम एस आई एस आर एम एस। ये दो फॉर्मूले हैं इनपुट पावर फैक्टर के जो यूनिवर्सल हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर याद करना है तो ये याद कर लो, ऑपरेशन इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ कोई ज्यादा चीजें हैं याद करने की? तुम कहते हो फॉर्मूले याद नहीं होते, मैं तो कह ही नहीं रहा कि करने हैं। मैं आपको कौन कौन से फॉर्मूले रटने के लिए बोल रहा हूं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। और यहां याद कर लो बाकी सारे रेक्टिफायर्स के ना मैं इसी से रिलेट करा दूंगा। मतलब अगर आपने 4 फॉर्मूले याद कर लिए तो सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर हो, 3 फेज हो, मैं सारी चीजें यहीं से रिलेट करा दूंगा कि इन फॉर्मूले में चेंज क्या करना है। आपको जीरो से फॉर्मूला रटने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ने वाली। बस ये 4 फॉर्मूले मैं कहता हूं आपको रेक्टिफायर के लिए याद होने चाहिए। बताओ है कोई मुश्किल भाई? आप लोग बोलते हो फॉर्मूले याद नहीं होते, ये बेटा मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है। मतलब हाईली इंडक्टिव लोड मैंने क्यों लिया, क्योंकि यही पूछा जाता है सब जगह। हाई इंडक्टेंस लेना जरूरी है, तभी तो एसी से डीसी बन पाएगा, वरना डीसी अच्छा नहीं बनेगा तो पॉइंट क्या रह गया। तो हाई इंडक्टेंस हम लगाते हैं ज्यादातर, और यही एग्जाम वाले पूछते भी हैं, तो अपने लिए तो इजी हो गया ना काम। मतलब ये मान लो हाईली, अगर फुल कन्वर्टर या 3 फेज आता है तो हाईली इंडक्टिव लोड आने के चांस कम से कम 90% होते हैं। वाह भाई आशुतोष बेटा, जल्दी से आशुतोष यहां पे देखो बेटा, देखो क्या लिखा है आशुतोष। एक स्क्वायर वेव का आरएमएस क्या होता है, जल्दी बताओ।
स्क्वायर वेव का आरएमएस क्या होता है? पीक ही होता है ना बेटा। थोड़ा सा फोकस करो, अभी लिखवाया हूं मैं बेटा। ये तो मुझे भी नहीं पता पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कब तक खत्म होगा, मैं आप लोगों के हिसाब से चला रहा हूं सब्जेक्ट को। यूजुअली मैं इतना स्लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेता हूं। चलो अब आगे आ जाओ। अब बेटा अब हम चलते हैं और लोड्स को एक्सप्लोर करने। मैंने एक लोड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया। वाह भाई, क्लैपिंग भाई, भरत के लिए थोड़ी सी क्लैपिंग हो जानी चाहिए इस क्लास के अंदर कि अल्फा क्या है। मतलब इतना गजब का डाउट आ गया है अभी चैट के अंदर कि सर अल्फा ड्यूटी साइकिल है क्या? मतलब बेटा तुमने या तो रेक्टिफायर हमारे साथ शुरू से फॉलो ही नहीं किया, बीच में आ टपके हो क्लास के अंदर, जिसको ये भी नहीं पता कि अल्फा फायरिंग एंगल है। अब बताओ मैं ऐसे बच्चों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे सिखा दूंगा? मैं उम्मीद भी कैसे कर सकता हूं खुद से भी। चलो अब देखो, हमने हाईली इंडक्टिव लोड बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पूरा खोल के रख दिया, धागा खोल दिया। अब हम ना अदर लोड्स पे चलते हैं। ठीक है, अब हम अदर लोड्स पे चलते हैं। पहला लोड आ रहा है आरएल लोड। बताओ क्या होता है आर लोड में? मैंने क्या याद रखने के लिए बोला था भाई? क्या बोला था मैंने याद रखने के लिए? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैंने क्या बोला था आर लोड में याद रखने के लिए? रिकॉल करो बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर में याद कराया था। हाफ वेव रेक्टिफायर में अलग अलग लोड की खासियत समझाई थी। आर लोड के अंदर क्या खूबी है जो बाकी लोड में नहीं है? बोलो। हम कहते हैं फॉर आर लोड वी नॉट कैन नॉट बिकम नेगेटिव। और ऐसा क्यों था? क्योंकि बेटा अगर ये वी नॉट है तो इसमें जाने वाला करंट आई नॉट है। अगर ये वी नॉट है तो इसमें जाने वाला करंट आई नॉट है। तो हम क्या कहते हैं? इफ वी नॉट इज नेगेटिव, आई नॉट इज ऑल्सो नेगेटिव, बट SCR डज नॉट अलाउ, SCR डज नॉट अलाउ नेगेटिव करंट। करेक्ट, करेक्ट। बस इतनी सी बात समझनी थी। तो बेटा पहले आपने बोला कंटिन्यूअस कंडक्शन के अंदर, ठीक है, कंटिन्यूअस कंडक्शन के अंदर क्या होता था कि भाई आपको लोड करंट सप्लाई करना ही करना है। लोड ने ये डिमांड कर लिया कि भाई कोई भी मुझे करंट दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे करंट चाहिए, राइट? आपसे कंटिन्यूअस कंडक्शन में हाईली इंडक्टिव लोड ने क्या बोला था? मुझे करंट चाहिए, चाहे T1 T2 दें या T3 T4 दें। अब आप ये जानते हो बेटा कि T1 T2 थोड़े से ना लेजी हैं, तो वो इमीडिएटली ऑन नहीं हुए थे। T1 T2 ऑन हुए थे अल्फा पे, और इनके लेट आने के कारण T3 T4 ने बोला भैया हम भी लेट आएंगे, हम ज्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इन्हें चलना पड़ा था पाई प्लस अल्फा तक, जहां पे T3 T4 की ड्यूटी स्टार्ट हुई थी। लेकिन बेटा पाई के आगे जाते ही तो वोल्टेज नेगेटिव हो जाती है, पाई के आगे जाते ही तो वोल्टेज नेगेटिव हो जाती है। तो यानी अब पाई के आगे नहीं जाएंगे तो दे विल कंडक्ट फ्रॉम अल्फा टू पाई। अब T3 T4 ने तो ठान रखी है लेट आएंगे, तो T3 T4 लेट आएंगे तो वो शुरू करेंगे पाई प्लस अल्फा से और ये जाएंगे 2 पाई तक। तो यहां पे बेटा हुआ क्या एक्चुअली, थायरिस्टर का अगर कंडक्शन एंगल देखे तो पाई नहीं रहा, पाई माइनस अल्फा हो गया, पाई माइनस अल्फा हो गया। समझ गए ना? ठीक है, समझ गए क्या हुआ भाई? यहां पे पाई माइनस अल्फा हो गया। तो बेटा यहां पे ना अगर आप देखो, अगर आप ध्यान दो, 0 से अल्फा तक एंड पाई से पाई प्लस अल्फा तक, नो डिवाइस विल कंडक्ट। इस दौरान कोई डिवाइस कंडक्ट नहीं करने वाली है, नो डिवाइस विल कंडक्ट। ठीक है,
तो ये आर लोड की खासियत होती है कि इसके अंदर कुछ रीजन्स ऐसे आते हैं जिसमें कि कोई भी डिवाइस आपकी कंडक्टिंग नहीं रह जाती। अब इसी बात पे बेटा वेवफॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे वेवफॉर्म किस किस की बनाए बताओ। एक वीएस तो बनेगा ही बनेगा, आईजी बनेगा, ठीक है। पहले वीएस, ठीक है ना, फिर आईजी, फिर वी नॉट, ठीक है। फिर वी नॉट के बाद क्या आएगा, वी नॉट के बाद एक काम करेंगे, आई नॉट बना लेंगे यार, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं बना देता हूं VT1 T2 और VT3 T4। ठीक है भाई। अब यहां पे हम बना लेते हैं अपने लिए मार्कर्स जिनके बेसिस पे हम वेवफॉर्म बनाएंगे। ठीक है, ये वाली लाइन हो गई मेरे लिए पाई की। अब इसके बाद दूसरी लाइन हो गई 2 पाई की और तीसरी लाइन हो गई भाई 3 पाई की। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया मेरा मैक्सिमम वीएस, ये हो गया मेरा मिनिमम वीएस, इसके बाद ये हो गया मैक्सिमम वी नॉट और ये हो गया मिनिमम वी नॉट। ठीक है, चलो अब मैं पहले बना देता हूं वीएस। आपको पता है यहां Vs के साथ साथ बेटा माइनस Vs भी बनाना रहता है, यू नो दैट वेरी वेरी वेल। ठीक है, ये बन गया जी। अगर ये Vs तो ये माइनस Vs। अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने बना लिया अल्फा पाई प्लस अल्फा। तो देखो यहां पे मैं गेट पल्स अप्लाई करूंगा किसके लिए, T1 T2 के लिए। फिर मैं पाई प्लस अल्फा पे अप्लाई करूंगा T3 T4 के लिए। फिर मैं 2 पाई प्लस अल्फा पे अप्लाई करूंगा वापस से T1 T2 के लिए। करेक्ट, ये एंगल अल्फा पाई प्लस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा। अब यहां पे हम लोग क्या जानते हैं, दिस इज द सोर्स वोल्टेज, दिस इज माय गेट करंट, दिस इज माय आउटपुट वोल्टेज, दिस इज माय आउटपुट करंट। अब बेटा मैं आउटपुट वोल्टेज के लिए पहले क्या करता हूं ना, वापस से वैसे ही साइन और माइनस साइन बना लेता हूं। करेक्ट, अब मैं इसको ट्रेस करना स्टार्ट करता हूं ग्राफ को। तो मैं क्या कहता हूं, अल्फा से चालू करो मेरे भाई, पाई तक जाओ, नीचे ना जाओ। पाई तक गए, फिर अगले वाला पाई प्लस अल्फा से आया वो 2 पाई तक गया, फिर 2 पाई प्लस अल्फा से आए फिर 3 पाई तक गए। बट नीचे ना जाओ, नीचे वाले एरिया में आउटपुट विल बी 0। आउटपुट 0 क्यों है, कोई करंट ही जब फ्लो नहीं करेगा तो वोल्टेज भी कैसी आ जाएगी, 0। अब सेम चीज यहां पे होगी हमारे साथ करंट में।
आर लोड की एक और खासियत होती है कि करंट और वोल्टेज का ग्राफ सेम होता है, तो इसमें भी साइन बना लेता हूं। जब करंट और वोल्टेज का ग्राफ सेम ही होने वाला है तो ऐसा ही ट्रेस करो। देखो अल्फा एंगल से आए फिर 0, फिर पाई प्लस अल्फा से आए फिर 0, फिर 2 पाई प्लस अल्फा से आए देन अगेन 0। दैट विल बी द वेव फॉर्म फॉर आई नॉट। ठीक है, ये समझ आ गई भाई वेव फॉर्म। वी नॉट और आई नॉट का ग्राफ आपका एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है, इट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, VT1 और VT2 की अगर बात करें, बेटा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने कल वाला लेक्चर अटेंड कर रखा है। ठीक है, मैं पूरा दोबारे से कंडक्शन नहीं बना के दिखा रहा हूं कि जब T1 T2 चलेंगे तब क्या होगा, जब T3 T4 चलेंगे तब क्या होगा, है ना। उसका कोई सेंस ही नहीं बनता दोबारे करने का, राइट। ये बात आप भी मेरी अग्री करोगे। दोबारे से मैं VT1 KVL लगा के डिराइव करके दिखाऊं, डजंट मेक मच सेंस। तो देखो मैं क्या जानता हूं, VT1 T2 के अक्रॉस VS आता है या तो 0 आता है, और T3 T4 के अक्रॉस माइनस VS आता है या तो 0 आता है। ठीक है, अब मैं अल्फा वाली लाइन अगर ड्रॉ कर दूं, दिस इज द लाइन ऑफ अल्फा, पाई प्लस अल्फा, और ये हो गया 2 पाई प्लस अल्फा, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं कहता हूं भाई अल्फा से लेके पाई तक T1 T2 तो ऑन थे, लेकिन अल्फा से पाई तक बस, ऐसे 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई तक, बाकी जगह ये ऑफ थे, तो ये VS को फॉलो करेगा। मैंने निकाल के दिखाया था ना, जब ये ऑफ होते हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आती है VS। ठीक है, VS आ गई। अब ऐसे ही जब T3 T4 की बात करोगे बेटा, वो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक ऑन था, बाकी जगह वो भी ऑफ रहा। तो ऐसा आएगा। अब बच्चों अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, मेरे बच्चों अगर इसको ध्यान से देखोगे, तो यहां डिवाइस जो है ना रिवर्स बायस नजर आएगी फॉर पाई एंगल। ठीक है, डिवाइस रिवर्स बायस नजर आ रही है पाई एंगल के लिए। ये चीज समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से। और देखो ग्राफ और वेवफॉर्म बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहे हैं ना भाई, वेवफॉर्म्स बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा है सब लोगों को, जल्दी से बताओ, है ना। तो यहां पे बेटा सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपका आएगा पाई बाय ओमेगा। ये एंगल अल्फा है, ये पाई है। तो अब मैं क्या कहता हूं, देखो मैं कहता हूं थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल है अल्फा से पाई, तो पाई माइनस अल्फा। पीक इनवर्स वोल्टेज है Vm, चलो जी ये भी ठीक है। सर्किट टर्न ऑफ टाइम पाई एंगल के लिए पूरे में रिवर्स बायसिंग है पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब इसके बाद V0 एवरेज की बारी आती है। अब मैं कहता हूं है तो फुल वेव रेक्टिफायर, तो पीरियड तो पाई का है, लेकिन इस बार ग्राफ ना अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक नहीं जा पाया, सिर्फ अल्फा से पाई तक जा पाया। Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, तो Vm बाय पाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, V0 RMS क्या होगा 1 बाय पाई। देखो बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग जो है ना अच्छे से ये साइन स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन सीख लो। आप लोग अच्छे से
साइन स्क्वायर वाला इंटीग्रेशन सीख लें। तो यहां पे क्या होगा, Vm आएगा बाहर, साइन स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन पाई माइनस अल्फा कॉस 2 ओमेगा टी का आ जाएगा साइन 2 अल्फा। साइन 2 पाई तो 0 हो जाएगा पाई वाली लिमिट जब डालोगे। ठीक है जी, ये भी क्लियर है। आई नॉट एवरेज, भाई रेजिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज का ग्राफ तो सेम ही है, तो वी नॉट एवरेज बाय आर, आई नॉट आर एम एस, वी नॉट आर एम एस बाय आर। अब बच्चों एक रेजिस्टिव लोड ही ऐसा लोड है जहां आपसे बाकी के पैरामीटर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टिव लोड ही आपके लिए ऐसा लोड है जहां बाकी के पैरामीटर्स पे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ये तो बेसिक पैरामीटर है सर, बाकी पैरामीटर माने कौन से बेटा, जैसे फॉर्म फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा आपके पास और क्या क्या है, पावर है, पावर फैक्टर है। तो ये सारी चीजें देखो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे और क्या क्या फैक्टर निकाले जा सकते हैं, देखो फॉर्म फैक्टर, वी नॉट आर एम एस बाय वी नॉट एवरेज। ठीक है, वोल्टेज रिपल फैक्टर, रूट ओवर फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1। इसके बाद बेटा लोड पावर, लोड पावर रेजिस्टिव लोड है ना, रेजिस्टिव लोड की पावर हमेशा आरएमएस से आती है, राइट, ये हो गया। इसके बाद रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। देखो अगर आपको इन सब पैरामीटर्स का बेसिक पता है ना बेटा, तो एग्जाम में आ गया तो आप फोड़ फाड़ दोगे एकदम। वी नॉट एवरेज, आई नॉट एवरेज ओवर वी नॉट आर एम एस बाय आई नॉट आर एम एस। मैं कहता हूं आई नॉट एवरेज है क्या चीज, वी नॉट एवरेज अपॉन आर। आई नॉट आर एम एस क्या चीज है, वी नॉट आर एम एस अपॉन आर। तो बेटा मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं कि आर जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कट जाएगा। करंट को जब V बाय आर लिखोगे, ऊपर भी आर नीचे भी आर, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर कैंसिल हो गया तो ये बनेगा 1 बाय फॉर्म फैक्टर स्क्वायर, 1 बाय फॉर्म फैक्टर स्क्वायर। हाँ बेटा, वो हाईली इंडक्टिव लोड में आएगा आशकी। वो जो भी पैरामीटर हमने निकाले ना, THD, FDF, वो सब सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछेगा हाईली इंडक्टिव लोड के अंदर। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो TUF, इसमें क्या होता है बेटा, वी नॉट एवरेज, आई नॉट एवरेज बाय VS RMS ओवर IS RMS। अब यहां पे ना, जब तक कोई लोड में फ्री व्हीलिंग डायोड ना आ जाए, हमेशा ध्यान रखना लोड और सोर्स का करंट सेम रहता है, क्योंकि लोड में जो भी करंट जाएगा वो जाएगा तो सोर्स से। जब फ्री व्हीलिंग डायोड होता है ना, तो लोड के पास दो रास्ते होते हैं करंट के, एक तो सोर्स से और एक डायोड से सर्कुलेटिंग। अब बेटा यहां पे TUF क्या होगा, वी नॉट एवरेज इंटू वी नॉट एवरेज बाय आर। ठीक है, और सोर्स का करंट क्या होगा, आई नॉट आर एम एस के बराबर वी नॉट आर एम एस बाय आर। वी नॉट एवरेज का स्क्वायर बाय वी नॉट आर एम एस का स्क्वायर।
ठीक है, सॉरी VSR V0R, सॉरी। तो ये आ गया TUF। अब इनपुट पावर फैक्टर देखो, यहां पे दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि यहां पे मैं करंट की फोरियर सीरीज नहीं लिख पाऊंगा। जब तक मैं करंट की फोरियर सीरीज नहीं लिख सकता तब तक मैं डिस्टॉर्शन फैक्टर के बारे में बात नहीं कर सकता। तो यहां मुझे बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई, रियल पावर बाय VSR ISR। अब मैं कहता हूं रियल पावर कितनी होगी, V0 RMS स्क्वायर बाय R, रेजिस्टेंस है ना इसलिए। यार देखो, ये रियल पावर के कंसेप्ट में आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको अब कई बार बता दिया है कि रियल पावर में एवरेज तब यूज होती है जब करंट या वोल्टेज में से एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो, राइट। और आरएमएस तब यूज होती है जब रेजिस्टेंस होता है। बट पता नहीं आप लोग कैसे बार बार ये बात भूल जाते हो। मैंने तो ये भी बताया आपको तरीका याद रखने का कि भैया सबसे सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है कि पावर के लिए करंट और वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। जब एक वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो डेफिनेटली वो डीसी हो गई, तो दूसरे का भी डीसी लेना पड़ेगा। डीसी लेने का मतलब एवरेज। तो जब कभी एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाए करंट या वोल्टेज, तो दूसरी क्वांटिटी का एवरेज लेते हैं। और जब रेजिस्टेंस हो तो पावर में हमेशा आरएमएस से यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे फॉर्मूले बच्चों में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि यहां पे न्यूमरेटर में रियल पावर नहीं आती बल्कि पावर का डीसी कंपोनेंट आता है। यहां पे भी रियल पावर नहीं आती बल्कि क्या आता है, पावर का डीसी कंपोनेंट आता है। और यहां पे आती है रियल पावर। रियल पावर में देखो हार्मोनिक्स का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है ना, फंडामेंटल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो बेटा रियल पावर में हार्मोनिक्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी और टीयूएफ यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका डीसी पावर ही होता है। विकास क्विज के सॉल्यूशन बेटा डाउट क्लियरिंग सेशन में कराए जाते हैं, तो चेक इट आउट। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, इसमें बेटा ये याद करना है बस कि कंडक्शन अल्फा से पाई होगा, बाकी तो हम डिराइव ही कर लेंगे एग्जाम में। अगर किसी बच्चे को ये याद रह जाए ना कि कंडक्शन अल्फा से पाई होता है, तो देखो एवरेज निकालने में कितनी देर लगेगी, एक स्टेप। और ये स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना एक बार सीख गए ना माइंड के अंदर, कि बार बार पेपर पे लिखना ना पड़े, ठीक है, बार बार पेपर में लिखना ना पड़े, तो फिर आप ये निकाल सकते हो। अभी विकास मैंने आंसर दिया बेटा, डाउट क्लियरिंग सेशन जो होंगे प्लस पे, उसी में क्विज सॉल्व कराई जाती है। ठीक है, चलो जिस भी कोर्स का क्विज कर रहे हो उसी कोर्स का नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग जो होगा उसके अंदर डिस्कस किया गया होगा। चलो अब अगले लोड पे आ जाते हैं भाई, रेजिस्टिव लोड का धागा खोल दिया अब हमने। अब हम आ जाते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड पे। जरा इसकी खासियत बताओ बेटा। यहां पे हमारा क्या है, लोड इज हाईली इंडक्टिव, लोड इज हाईली इंडक्टिव with a freewheeling diode across it, with a freewheeling diode across it। तो बताओ भाई क्या होगा, क्या होगा भाई? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, गेट की मशीन डिजिटल बोर्ड पे है कि व्हाइट बोर्ड पे है? तुम्हें मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कंटेंट दिया गया है, मशीन मस्त तरीके से सिखाया है। अब तुम्हें यह है कि नहीं यार मशीन तो सीखना है, लेकिन साथ में ना थोड़ा ज्यादा सुंदर लगता है डिजिटल बोर्ड पे, तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए, लेकिन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाए। अब बेटा देखो दो चीजें होती हैं मेरे हिसाब से। फ्री ऑफ कॉस्ट से बेनिफिट लेने वाले कुछ बच्चे होते हैं जो मजबूर होते हैं, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जिन्हें ये लगता है कि यार किसी तरह से बस तैयारी हो जाए, हम लोग रैंक ले आए, जान लगा देंगे, बस कोई मदद कर दे। जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी। और फिर कुछ लोग होते हैं जो एकदम ही डिमांडिंग हो जाते हैं
कि भाई फ्री भी पढ़ा रहे हो ना तो ऐसे ऐसे पढ़ाओ, इस दिन पढ़ाओ, इतने इतने घंटे पढ़ाओ, ये टॉपिक को ऐसे करा दो, इस टॉपिक को वैसे करा दो। अरे भाई इन द फर्स्ट प्लेस तुम्हें बिना पेमेंट किए सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तुम्हारी इंजीनियरिंग के लिए पूरी इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग कराई जा रही है, जिस चीज का कॉलेज कम से कम 7-8 लाख रुपया तुमसे चार्ज कर लेता है। अब उसके बाद ये भी कंडीशन है, डिजिटल बोर्ड हो, पेन टैब हो, या फिर व्हाइट बोर्ड हो, डिक्टेशन हो, नोट्स के पीडीएफ हो। भाई क्या मतलब, सोचने वाली बात है। क्या मतलब, कुछ है फर्क? आपको नॉलेज चाहिए, आपको रैंक चाहिए, कि आपको ये चाहिए इस तरह से नॉलेज चाहिए, इस वे में चाहिए, इतने बजे चाहिए, इतने घंटे चाहिए, मतलब क्यों? थोड़ा सा यार मतलब सोचा करो आप लोग। अब लोग कहते हैं कि बच्चे मतलब हैं ही ऐसे, बच्चों को क्या समझाना क्या नहीं। अरे हो तो इंसान ही भाई, इंसान को समझाया क्यों नहीं जाएगा। आ जाओ वापस आ जाओ टॉपिक पे। हम क्या जानते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड होने के कारण क्या होता है, वंस वी नॉट, देखो ये वी नॉट है और ये फ्री व्हीलिंग डायोड की वोल्टेज है, ठीक है। तो हम यहां से सिंपली ये कह सकते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड की वोल्टेज इज माइनस वी नॉट, सिंपल है, ठीक है। वंस वी नॉट इज लेस देन 0, वी फ्री व्हीलिंग डायोड इज पॉजिटिव। सो फ्री व्हीलिंग डायोड, और बच्चों अगर देखो डिजिटल बोर्ड की बात है, अब आप लोगों का सपोर्ट कितना है, वरुण सर पूरा मशीन लाइव करा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे करा रहे हैं, लेकिन आप लोग उसके अंदर जा ही नहीं रहे हो। सो फ्री व्हीलिंग डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस, ठीक है। बेटा YouTube पे ना मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता कि हर साल बार बार सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, वो प्लस का पैटर्न है। YouTube पे क्या सिस्टम है, YouTube पे मेरा क्या विजन है कि जो भी सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, वो सब्जेक्ट ना मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेलिस्ट तैयार कर दूं, एक बेहतरीन प्लेलिस्ट तैयार कर दूं। अब एक बार बेहतरीन प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी तो सालों साल बेनिफिट करेगी बच्चों को। अगर YouTube पे भी मुझे हर साल वही टॉपिक लाइव लेना पड़े तो सेंस क्या है, फिर तो मुझे पुराने लेक्चर प्राइवेट करते जाना चाहिए, राइट। मैं हर बार पुराना कंटेंट प्राइवेट कर दूंगा, फिर नया कंटेंट ले आऊंगा, फिर प्राइवेट कर दूंगा, फिर नया ले आऊंगा। लेकिन पुराना कंटेंट पड़ा है, उसका एक लॉजिक है कि भाई आपको एक बार बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे दिया जाए। अब जब तक इंजीनियरिंग का सिलेबस नहीं बदलेगा तब तक वही चीजें काम आएंगी आप लोगों के। और यही प्लस में डिफरेंस है, प्लस में हर साल लाइव पढ़ाया जाएगा, हर साल क्वेरीज ली जाएंगी। अब बेटा कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना ऑब्वियसली। तो जैसे ही देखो फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, वी नॉट बिकम्स 0। तो देयरफॉर फ्री व्हीलिंग डायोड में क्या होता है, जस्ट लाइक रेजिस्टिव लोड, वी नॉट कैन नॉट बी नेगेटिव, वी नॉट कैन नॉट बी नेगेटिव, करेक्ट। ये बात क्लियर हो गई भाई। अब इसकी वेव फॉर्म पे आ जाते हैं, मस्त तरीके से इसकी भी वेव फॉर्म सीख लेते हैं। अब तो आप देख ही रहे हो ना कितना मस्त तरीके से आपको वेव फॉर्म समझ में आ रहा है ना। और बेटा मेरी सबसे ज्यादा पता है पॉपुलर प्लेलिस्ट ही मशीन्स की है अभी तक। अगर आप लोगों ने देखा हो सबसे ज्यादा व्यूज उस पे हैं। उसका पहला वीडियो 2.5 लाख व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो फिर मुझे भी लगा कुछ तो बात होगी भाई, जब भी देख रही है जनता, ऐसे तो नहीं देख रही होगी। आप लोग खुद समझदार हो कि कंटेंट कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं होता है। यार एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इतना नीचे नहीं जाते, इसको थोड़ा ऊपर ही रखते हैं। यहाँ पे ना IS की भी वेव फॉर्म बनाते हैं यार, चलो मज़ा आएगा, ठीक है।
अभी मैं बाद में बनाऊंगा थायरिस्टर और डायोड की वेव फॉर्म। पहले देखो, Vs बनेगा, Ig बनेगा, V0 बनेगा, I0 बनेगा और Is बनेगा। ठीक है भाई, और ये Vs तो बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियस है। 3 बार देख लिया मशीन भाई, 3 बार देखने के लिए गट्स चाहिए। मतलब कोई एवेंजर्स एंड गेम थोड़ी है जो तुम बार बार देखे जाओगे। अब जैसे बाहुबली है, पता है बाहुबली मूवी इतनी बढ़िया लगती है मुझे, सेकंड वाली, उसको मैंने मल्टीपल टाइम देखा है। कोई कोर्स के वीडियो क्यों मल्टीपल टाइम देखेगा भाई, अच्छे हों के बुरे हों, कोर्स है, कोई पिक्चर थोड़ी है, मजा आ रहा है देखने में। बट हाँ ये जरूर है यार कि उसके अंदर जो थ्योरी है ना वो गजब लेवल पे है एकदम। उसके अंदर ये संकोच नहीं किया गया कि ये फ्री वाले बच्चों के लिए है, पेड वाले बच्चों के लिए है। अब वो अलग बात है, बच्चों के माइंड में ये बात जरूर रहती है कि सर फ्री में भी वैसा ही पढ़ाया जाता है क्या जैसा पेड में पढ़ाते हैं। टीचर तो टीचर है, पढ़ाने का ही काम है ना। चलो आ जाओ बेटा। इस बार पर्सनली ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है वेव फॉर्म पढ़ाने में, क्योंकि जितना क्लियरली वेव फॉर्म आपको नजर आ रहा है, सो टू बी ऑनेस्ट आई एम टीचिंग द बेस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ माई लाइफ टिल डेट, इतना मैं कह सकता हूं। चल ओहो, चल ये क्लियर हुआ। अब देखो यहां पे हम गेट पल्स लगा देते हैं। पहले किसके लिए लगाएंगे बेटा, T1 T2 के लिए। फिर किसके लिए लगाएंगे, T3 T4 के लिए। फिर वापस से लगाएंगे T1 T2 के लिए। ठीक है, T1 T2 के लिए। हाँ बेटा, वो मशीन के पेड लेक्चर थे एक्चुअली। क्रिएट्रिक्स के अंदर हम एक कोर्स बना रहे थे, जिस कोर्स की फीस होती है अराउंड कितना, जिस कोर्स की फीस हमने डिसाइड की थी 40 या 45,000, वो लेक्चर्स आपके लिए फ्री हैं। अब आप समझ लो कितने वैल्यूएबल लेक्चर्स हैं वो। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, पहले साइन और माइनस साइन का ग्राफ बना के रख लेता हूं। ये हो गया। ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या होता है, ठीक है, यहां पे क्या होता है बेटा, अगर हम ग्राफ बनाएं तो आपका T1 T2 अल्फा से स्टार्ट करता है, राइट, पाई तक जाता है। इसके आगे हाईली इंडक्टिव लोड की वजह से नेगेटिव जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में आ जाता है हमारा लाइफ सेवर फ्री व्हीलिंग डायोड। वो कहता है भाई तू नेगेटिव ना जा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, तू पॉजिटिव ही रहे, तू पॉजिटिव ही रहे। फिर T3 T4 आते हैं भाई पाई प्लस अल्फा से, ये कहते हैं यार हमें भी 2 पाई के आगे जाना पड़ेगा। फिर चमक जाता है फ्री व्हीलिंग डायोड, वो कहता है भाई मैं हूं, तुम काहे टेंशन लेते हो, तो वो फिर से कंडक्ट करने लगता है। जब जब फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होता है तब तब आपका आउटपुट 0 आता है। अब देखो मैं यहां पे ना डिवाइसेस लिख देता हूं आप लोगों के लिए, कौन कब कंडक्ट कर रहा है। यहां पे बेटा T1 T2 है, यहां पे T3 T4 है, यहां पे T1 T2 है, यहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड है, यहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड है,
तो कंटिन्यूअस कंडक्शन हमने मेंटेन कर रखी है, कोई ना कोई चौकीदार है, चाहे तो T1 T2 है, चाहे T3 T4 है, और जब ये थक जाते हैं तो सब्स्टिट्यूट आ जाता है। जैसे क्रिकेट के अंदर होता है ना, जब कोई फील्डर इंजर्ड हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट आ जाता है, तो हमारा सब्स्टिट्यूट कौन है? फ्री व्हीलिंग डायोड। अब आई नॉट की अगर बात की जाए बच्चों, तो आई नॉट तो कांस्टेंट है क्योंकि हाईली इंडक्टिव लोड है। लो ये मैंने बना दिया आई नॉट कांस्टेंट, ठीक, ये हो गया मेरा आई नॉट। अब सोर्स करंट की बात करो, ठीक है, अब सोर्स करंट की बात करो यार। जब आपका T1 T2 कंडक्ट करेगा तो होगा आई नॉट, जब T3 T4 कंडक्ट करेगा तो होगा माइनस आई नॉट, और जब फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा तब कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोर्स हो जाएगा डिस्कनेक्ट। ठीक है भाई, समझे ना? तब आपका सोर्स हो जाएगा डिस्कनेक्ट। तो मैं कहता हूं कि जब आपका T1 T2 कंडक्ट करेगा तो आई नॉट, T3 T4 कंडक्ट करेगा तो माइनस आई नॉट, फिर T1 T2 कंडक्ट करेगा तो आई नॉट। ठीक है, इस टाइप से समझ आया? तो यहां पे बच्चों स्क्वायर वेव नहीं मिलेगी, यहां पे क्या मिलेगी? क्वाजी स्क्वायर वेव। क्या मिलेगी? क्वाजी स्क्वायर वेव। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने इसकी भी फोरियर सीरीज कराई है। ठीक है, अब इसके आगे आ जाते हैं भाई। ये हमें क्लियर हो गया ना, बढ़िया तरीके से समझ आया भाई यहां तक? अब मैं इसके आगे की बात करता हूं। अब ना मुझे ड्रॉ करना है बच्चों 3 ग्राफ और। ठीक है, बढ़िया तरीके से बनाएंगे। पहला बनाऊंगा VT1 T2। ठीक है, फिर दूसरा बनाऊंगा VT3 T4, और तीसरा बनाऊंगा V फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है ना? देखो ये आ गया मेरा सबसे पहले पाई, 2 पाई, और ये मेरा आ गया 3 पाई। ठीक, अब मैं लिमिट्स बना लेता हूं। ये हो गया Vm माइनस Vm, Vm माइनस Vm, Vm, और ये हो गया माइनस Vm। ठीक, अब मैं ना यहां पे बना देता हूं पहले ट्रेस करने के लिए ना ग्राफ। ये Vs, ये वाला माइनस Vs आता है। ठीक है, और यहां पे ना बेटा, यहां पे आपका माइनस V0 आता है। फ्री व्हीलिंग डायोड की वोल्टेज तो अभी हमने KVL से लिखी थी ना, ये है VT1 T2। ठीक है, VT3 T4, और ये है आपका V फ्री व्हीलिंग डायोड। अब आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि फ्री व्हीलिंग डायोड का जो वोल्टेज होता है दैट इज माइनस V0। क्या होता है? माइनस V0। ठीक है भाई, अब यहां पे बेटा क्या करेंगे?
यहां पे अगर ट्रेस करना स्टार्ट करें तो पहले मैं अल्फा ड्रॉ कर लेता हूं। मजा आ रहा है ना बच्चों? अल्फा पाई प्लस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा। अब बेटा यहां पे क्या करोगे, जब आपका T1 T2 ऑन है अल्फा से पाई तक, तब तो इनकी वोल्टेज 0 है, और जब ये ऑफ है ना तो ये Vs वोल्टेज लेते हैं। ये सप्लाई वोल्टेज है, ऐसे आ गई, करेक्ट, ऐसे ये लेते हैं। ऐसे जब T3 T4 ऑन है पाई प्लस अल्फा से 2 पाई, तब तो 0 है, लेकिन जब ऑफ है तो माइनस Vs आती है। जब ऑफ है तब कितनी आती है? माइनस Vs। अब फ्री व्हीलिंग डायोड जब जब ऑन है बेटा तब तब तो 0। वैसे तो इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस V0 से उल्टा बनाना है, क्योंकि माइनस V0 है ना, तो V0 से उल्टा आपको बनाना है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, ये हो गया आपका। ये आ गया भाई फ्री व्हीलिंग डायोड का वोल्टेज। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया भाई? ये फ्री व्हीलिंग डायोड का वोल्टेज माइनस V0 था। फ्री व्हीलिंग डायोड का वोल्टेज आपका माइनस V0 था, तो V0 का नेगेटिव ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पे। अब यहां पे बेटा अगर एवरेज आउटपुट निकाला जाए, मैं कहता हूं वेव फॉर्म ऑफ V0 is exactly same as R लोड। ठीक है, V0 का वेव फॉर्म R लोड वाला है, इसीलिए V0 एवरेज जो होगा वो 1 बाय पाई अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी होगा। Vm बाय पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, 1 प्लस कॉस अल्फा। ये क्लियर हो गया? तो ये तो हमें क्लियर है भाई, इतना आएगा। ऐसे ही चाहें तो V0 RMS भी निकाल सकते हैं, वही R लोड वाले डेरिवेशंस हैं। 1 बाय पाई अल्फा से पाई डी ओमेगा टी। ठीक है, Vm देखो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, जो 2 आता है ना बाहर वो पाई के साथ आ गया, फिर 1 का इंटीग्रेशन हो गया पाई माइनस अल्फा, फिर कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 हाफ साइन 2 अल्फा। ठीक है, देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं ना, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी था तो उसका आता माइनस हाफ साइन 2 ओमेगा टी। माइनस आ रहा है तो पहले लोअर लिमिट डालो साइन 2 अल्फा, फिर क्या आ रहा है आपका, फिर क्या आ रहा है पाई, तो साइन के अंदर जब पाई डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा बस साइन 2 अल्फा वाला। अब इसके बाद बेटा फॉर्म फैक्टर V0 RMS बाय V0 एवरेज, वोल्टेज रिपल फैक्टर। लेकिन ना मेरे बच्चों यहां पे आपके और भी बहुत सारे पैरामीटर निकल सकते हैं करंट की वेवफॉर्म के माध्यम से। ये जो IS है, अगर आप ये देखो यहां पे IS की वैल्यू I0 है, कितने एंगल के लिए? पाई माइनस अल्फा के लिए। तो आप यहां पे ये भी कह सकते हो, पहली बात तो कि थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल पाई माइनस अल्फा है और फ्री व्हीलिंग डायोड का कंडक्शन एंगल 2 अल्फा है। ठीक है, थायरिस्टर का देखो पाई माइनस अल्फा, फ्री व्हीलिंग डायोड का एक तो यहां पे और एक यहां पे, दो जगह अल्फा अल्फा, तो ये हो गया 2 अल्फा। ठीक है, अब मैं इस हिसाब से कहता हूं, देखो
अगर थायरिस्टर का एवरेज करंट देखें, आई नॉट फ्लो कर रहा है, लेकिन कितने एंगल के लिए, पाई माइनस अल्फा बाय 2 पाई। अब आप सोच रहे होगे सर ने नीचे पाई क्यों नहीं लिया। बेटा देखो, एक थायरिस्टर का नंबर ना एक ही बार आता है, जैसे T1 T2 का पूरी साइकिल में एक ही बार नंबर आया है ना, फिर T3 T4 आ गए। तो अगर एक थायरिस्टर देखोगे वो तो एक ही बार कंडक्ट किया, वो दो बार थोड़ी किया, पॉजिटिव और नेगेटिव में, वो एक बार किया, तो पूरे 2 पाई में वो एक ही बार आया। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं कहूं आई फ्री व्हीलिंग डायोड एवरेज, इसका कंडक्शन 2 अल्फा के लिए था, तो आई नॉट इंटू, देखो ये होता है, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो कितने ही पैरामीटर मैं आपसे पूछ लूं आप बता दोगे। आई फ्री व्हीलिंग डायोड आरएमएस, आप कहोगे सर इसमें क्या स्केलिंग स्क्वायर रूट से कर दो, राइट। अगर मैं कहूं बेटा, अगर आप सोर्स करंट का ग्राफ देखो, अगर आप सोर्स करंट का ग्राफ देखो, उसमें दो पल्स आती हैं, एक अल्फा से पाई और एक पाई प्लस अल्फा से 2 पाई। देखो थायरिस्टर में तो एक ही आएगी, क्योंकि यहां T1 T2 है, यहां T3 T4 है, तो एक थायरिस्टर तो एक ही बार कंडक्ट करता है। लेकिन मेरे बच्चों सोर्स में तो 2 बार आएगी, तो सोर्स का जो आरएमएस करंट होता है उसमें 2 पल्सेस आती हैं, पाई माइनस अल्फा 2 बार आता है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब ये मत कहना सर एवरेज के लिए रूट हटा देंगे। देखो सोर्स का एवरेज 0 आएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और आना भी चाहिए। सोर्स आपका एसी है ना, एसी का एवरेज तो 0 ही आता है। अब बच्चों देखो, इसकी जो फोरियर सीरीज वाला पार्ट है वो मैं स्किप कर रहा हूं। सर इसका मतलब क्या, उस पर क्वेश्चन नहीं आता? आता है, लेकिन जब मैं आपको सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर पढ़ाऊंगा ना, जिसमें थायरिस्टर और डायोड दोनों लगेंगे, तब बच्चों क्या होगा, तब ना यही एग्जैक्ट सेम ग्राफ मिलेंगे, एग्जैक्ट सेम ग्राफ। तो एक साथ सारा एनालिसिस कर लेंगे। अभी मैंने आपको इसका बेसिक एनालिसिस बता दिया है, बट एक्चुअली इट विल बी कॉल्ड एज अ सेमी कन्वर्टर। ये सेमी कन्वर्टर क्यों है? क्योंकि यहां फुल प्लस डायोड है, तो यहां कंट्रोल्ड वाली डिवाइसेस भी हैं और अनकंट्रोल्ड भी। डायोड तो अनकंट्रोल्ड है, एससीआर कंट्रोल्ड है, दैट इज व्हाई इट इज अ सेमी कन्वर्टर। ठीक है, तो ये मैं आपको कराऊंगा, सेमी कन्वर्टर के साथ कराऊंगा, फुल कन्वर्टर पूरा होने के बाद। बट अभी के लिए बेसिक पैरामीटर मैंने आपको समझा दिए, राइट। तो इसका फोरियर सीरीज एनालिसिस, डिस्टॉर्शन फैक्टर, टीएचडी, सब चीजें निकालेंगे, उसको याद करने का तरीका भी देखेंगे। ठीक, अभी के लिए एल लोड छोड़ रहा हूं, ये अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसको बताओ, अ फ्री व्हीलिंग डायोड प्लेस्ड अक्रॉस इंडक्टिव लोड विल प्रोवाइड। फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने से क्या होगा, जल्दी बताइए, कम ऑन बताओ भाई क्या होगा। द आंसर विल बी डी, इंप्रूव्ड पावर फैक्टर। बहुत ही सही, क्योंकि क्या होता है, वी नॉट एवरेज बढ़ जाता है नेगेटिव वाला रीजन जाने से, इससे पावर बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है तो पावर फैक्टर भी बढ़ जाता है भाई। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, अ सिंगल फेज वन पल्स कन्वर्टर हैज रेजिस्टेंस एंड काउंटर ईएमएफ। तो अगर आपसे बात की जाए रेंज ऑफ फायरिंग एंगल कंट्रोल, बी कौन सा बता रहे हो, स्लो टर्न ऑफ। बेटा टर्न ऑफ थायरिस्टर का तो नहीं हो रहा ना, अलग से टर्न ऑफ डिवाइस की बात होती है, सर्किट की नहीं। यानी टर्न ऑफ का कहने का यह मतलब है, ये कह रहा है थायरिस्टर धीरे धीरे बंद होंगे, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है। एक्सटिंक्शन एंगल बढ़ता है मैं मानता हूं, लेकिन यहां बात हो रही है थायरिस्टर की। फ्री व्हीलिंग डायोड तो जैसे ही ऑन हुआ थायरिस्टर तुरंत ऑफ हो गया था। बताओ क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो मैं पहले ना यहां पे थीटा निकाल लेता हूं, साइन इनवर्स ई बाय वी एम। ये आया 30। अब हम जानते हैं एस सी आर इज फॉरवर्ड बायस्ड,
कहां से कहां तक, थीटा से 180 माइनस थीटा, यानी 30 से लेके 150। तो इसी के बीच में फायरिंग करोगे ना फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान, तो आंसर इज ए। बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट, ये वाला तो जाने दो, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला बताओ, द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ डायोड रेक्टिफायर। क्या ड्रॉबैक होगा? हाफ वेव होगा बेसिकली ये। हाफ वेव रेक्टिफायर का ड्रॉबैक क्या है ये बताओ। हाफ वेव रेक्टिफायर का ड्रॉबैक क्या है? यस, सी है। बहुत ही बढ़िया। क्यों? क्योंकि यहां पे मोर हार्मोनिक्स, या फिर ये कह सकते हो मोर रिपल, और हार्मोनिक भी लोअर ऑर्डर होते हैं। लोअर ऑर्डर हार्मोनिक ना हटाने टफ होते हैं, जो डीसी के आसपास होते हैं। तो जो डीसी से दूर दूर होते हैं उनको तो जल्दी भगा सकते हो, जो डीसी के आजू बाजू भटक रहे हैं उनको भगाना मुश्किल है। अगला, अ सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर इज फीडिंग अ पैरेलल कॉम्बिनेशन of a resistance and capacitance of high value. What is the nature of the input current drawn from the AC source? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली क्या होता है, डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा आना चाहिए? समझना मेरे बच्चे, डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट आना चाहिए इस टाइप से, करेक्ट। लेकिन क्या होता है, कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है ना मैक्सिमम तक, तो डायोड और डिवाइसेस बंद हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, फिर वो फिर चार्ज होता है, फिर वो धीरे धीरे फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है। तो बेटा करंट फ्रॉम द सोर्स जो आएगा ना वो यहीं तक आएगा, ये जो रीजन्स है ना यहां पे आएगा करंट फ्रॉम सोर्स। करंट फ्रॉम सोर्स यहां पे आएगा, ठीक है। तो ये पल्सेस आएंगी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल में, तो आंसर विल बी सी, है ना। बहुत ही सही, क्योंकि जब जब कैपेसिटर चार्ज होगा तब तब सोर्स से करंट आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है तो यहां पे आइएगा bit.ly/AnkitEAC। कल मेरा एनालॉग PYQ का आखिरी सेशन है 3 बजे, तो उसको अटेंड कर सकते हो। अदर देन दैट बेटा इस बार मेगा कॉम्बैट है जिसके अंदर 500 लकी विनर्स प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो इसके अंदर एनरोल कर लो यूजिंग द कोड अंकित EAC, और आपको यहां पे मजा आ जाएगा क्योंकि प्राइजेस भी जीत सकते हो और स्कॉलरशिप तो ले ही सकते हो। और ये आज ही से सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, कंट्रोल सिस्टम बाय आदित्य सर। तो अगर कंट्रोल सिस्टम फुल डिटेल में पढ़ना है तो आ जाओ भाई इमीडिएटली। आदित्य सर इज वन ऑफ द बेस्ट गेट एंड ESC एजुकेटर फॉर इलेक्ट्रिकल EC। और मेरा मशीन का कोर्स आने वाला है, आप तो जानते ही हो बेटा, अगले वेंसडे से आ रहा है। 170 आवर्स का कंटेंट जिसमें डेली असाइनमेंट होगा, हर संडे टेस्ट होगा, सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे और इसमें 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, ठीक है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। और बच्चों आप लोगों की डिमांड पे प्राइस हाइक को डिले कर दिया गया है, तो इससे पहले प्राइजेस बढ़ा दिए जाएं। जल्दी से आ जाओ, कोड आप जानते हो अंकित ESC। आज ज्वाइन करोगे तो आपको 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा विथ 3 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, 24 पे 4 मंथ्स एक्स्ट्रा विथ 6 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको हेल्प करेगा प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है। अदर देन दैट बेटा अंकित ESC से आपका 1 ईयर फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स होगा 34,650, 2 ईयर होगा 39,600। तो बेटा गो आफ्टर 2 इयर्स, पर मंथ फीस मिनिमम रहेगी, जो कि आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी ले सकते हो। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। तो बेटा गो आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, फॉलो कर लेना, यहां मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी। और यहां लेक्चर के बाद इमीडिएट आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे लेक्चर में कभी ऐसा लगे हमने किसी के अगेंस्ट कुछ बोला है, ऑफेंसिव है, तो यू कैन रिपोर्ट यूजिंग द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और डेफिनेटली अगर वो सही निकलेगा यू विल बी रिवॉर्डेड। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें वीडियो के नीचे
कि आपको लेक्चर कैसा लगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, लेकिन आज आपके लिए 3 वीडियो और आएंगी। एक आएगी लर्न इंजीनियरिंग की वीडियो 11 बजे, मशीन एक्सप्रेस 11:30 बजे, और रात 10:30 बजे आएगी पाथ फाइंडर सीरीज। आज MS धोनी के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आपको मजा आएगा, मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। जरूर देखना ये 3 वीडियोस बच्चों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू एवरीबॉडी।